नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रांसफार्मर का पार्ट बी, अर्थात पार्ट ए पहले कर चुके हैं जिसमें अपन ने देखे थे 70 तक के क्वेश्चन। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन देखे थे? 70 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से 110 तक के क्वेश्चन। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 है, एक ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज मुख्यतः किस कारण से होती है? ऑप्शन ए दे रखा मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण, बी दे रखा यांत्रिक कंपन के कारण, सी दे रखा ट्रांसफार्मर में ऑयल के कारण, डी दे रखा लोड बदलता है। तो एक ट्रांसफार्मर होता है, उसमें गुंजन की आवाज मुख्यतः किस कारण से होती है? फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बताना है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ट्रांसफार्मर में मुख्यतः गुंजन की आवाज आती है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, घरों को बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, बी दे रखा है पावर ट्रांसफार्मर, सी दे रखा है पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डी दे रखा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो घरों में बिजली आपूर्ति करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, घरों में आपूर्ति के लिए पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में किसे परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जाता है? वोल्टेज को, करंट को, फ्रीक्वेंसी को या टर्न्स को? तो किसको परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति को, अर्थात फ्रीक्वेंसी को बिना बदले इसको एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विद्युत को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा लोडित, यहाँ लोडित है, लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा शॉर्ट सर्किट परीक्षण, बी दे रखा ओपन सर्किट परीक्षण, सी दे रखा डाई इलेक्ट्रिक परीक्षण, डी दे रखा बैक टू बैक परीक्षण। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को बैक टू बैक परीक्षण के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है? इनमें से किस ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है? करंट ट्रांसफार्मर में, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, पावर ट्रांसफार्मर में या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में? तो इनमें से टैप चेंजर किस में होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, जिसे वितरण ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसमें टैप चेंजर होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के कितना गुना के बराबर होता है? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना? करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों, एक डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज की कितना गुना बराबर होता है? 1 गुना बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट्स होते हैं? 1, 2, 3 या 4? चलो राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर के तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति से खालिस्तान की आशा की जा सकती है? 33 केवी, 330 केवी, 3300 केवी या 3.3 केवी? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 केवी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण द्वारा क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है? नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है? मैग्नेटाइजिंग करंट, आयरन लॉस, ये वो भी दोनों या कॉपर लॉस? करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, अर्थात
ऑक्सीडाइजिंग करंट व आयरन लॉस दोनों परीक्षण करने के लिए निश्चित किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है? एडी करंट लॉस को, हिस्टैरिसीस लोड लॉस को, कॉपर लॉस को या आयरन लॉस को? तो किसे घटाने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एडी करंट लॉस को घटाने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है कोर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन है? किसी भी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का फंक्शन बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है, जब भारी वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब नमी के प्रवाह को रोकने का। बी दे रखा है, ट्रांसफार्मर के तेल को फिल्टर करने का। सी दे रखा है, वाइंडिंग के लिए कूलिंग वायु उपलब्ध कराने का। डी दे रखा है, कूलिंग ऑयल के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का। तो ब्रीदर का क्या फंक्शन होता है ट्रांसफार्मर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब बाहरी वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब नमी के प्रवाह को रोकने के लिए ब्रीदर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाले हिस्टैरिसीस नुकसान खालिस्तान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए दे रखा है, इस्तेमाल चुंबकीय सामग्री के हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्र। बी दे रखा है, कोर की मात्रा। सी दे रखा है, फ्लक्स का घनत्व। डी दे रखा है, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाले हिस्टैरिसीस नुकसान निर्भर करता है इस्तेमाल चुंबकीय सामग्री के हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्र पर भी, कोर की मात्रा पर भी, फ्लक्स का घनत्व पर भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर की घुमावदार की सापेक्ष ध्रुवीयता को खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण। बी दे रखा है, ओपन सर्किट परीक्षण। सी दे रखा है, ध्रुवीयता परीक्षण। डी दे रखा है, बैक टू बैक टेस्ट। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीयता परीक्षण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण प्राप्त करने के लिए क्या आयोजित किया जाता है? रिसाव बाधाएं, ओमिक हानि, कॉपर लॉस या कोर हानि? तो ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण प्राप्त करने के लिए क्या आयोजित किया जाता है इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर लॉस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, बुकोल्स रिले खालिस्तान रखा जाता है कंजर्वेटर और ब्रीदर के बीच में, टैंक और कंजर्वेटर के बीच में, उच्च वोल्टेज घुमावदार और बुश के बीच में। डी दे रखा है, निम्न वोल्टेज घुमावदार और बुश के बीच में। तो किसके बीच से रखा जाता है बुकोल्स रिले को? राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों बुकोल्स रिले टैंक और कंजर्वेटर के बीच रखा जाता है। किसके बीच रखा जाता है? टैंक और कंजर्वेटर के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, वितरण ट्रांसफार्मर के लिए सभी आकारों के लिए आमतौर पर खालिस्तान उपयोग करने के लिए बेहतर है। ऑप्शन ए दे रखा है, सादा चादरी स्टील टैंक। बी दे रखा है, ट्यूब्ड टैंक। सी दे रखा है, नालीदार टैंक। डी दे रखा है, रेडिएटर टैंक। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों वितरण ट्रांसफार्मर के सभी आकारों के लिए आमतौर पर ट्यूब्ड टैंक उपयोग करने के लिए बेहतर है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सांद्रिक घुमावदार कोर प्रकार ट्रांसफार्मर में खालिस्तान के साथ उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है, कोर के बगल में स्थित एल टी घुमावदार। बी दे रखा है, कोर के बगल में स्थित एच टी घुमावदार। सी दे रखा है, भारी तरफ एल टी घुमावदार। डी दे रखा, दोनों एच टी घुमावदार और एल टी घुमावदार कोर के बगल में रखा गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर के बगल में स्थित एल टी घुमावदार। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर कोर के लेमिनेशन पर इनेमल परत क्यों कोट की जाती है? ट्रांसफार्मर कोर के लेमिनेशन पर इनेमल परत क्यों कोट की जाती है? गुंजन को कम करने के लिए। बी दे रखा है, लेमिनेशन के बीच आसंजन प्राप्त करने के लिए। सी दे रखा है, एक दूसरे के खिलाफ लेमिनेशन को अलग करने के लिए। डी दे रखा है, लेमिनेशन की जंग को रोकने के लिए। तो किसके लिए लेमिनेशन पर इनेमल परत कोट की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के खिलाफ लेमिनेशन को अलग करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग क्या है? ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग बताना है। उच्च अनिच्छा, निम्न प्रतिरोध, उच्च चालकता, निम्न अनिच्छा। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न अनिच्छा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ की संख्या होती है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 5 या 10? कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी टर्न्स का अनुपात क्या होता है? 1:2, 2:1, 1:1 या 2:2? तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी टर्न्स का अनुपात बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी व सेकेंडरी का टर्न्स का अनुपात होता है 1:1। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अगर किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होगा? अगर किसी भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को क्या दिया जाता है? डीसी सप्लाई दी जाती है तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन इधर का ट्रांसफार्मर कम क्षमता के साथ काम करेगा, बी इधर का ट्रांसफार्मर अधिक क्षमता के साथ काम करेगा, सी दे रखा है ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन पर असर नहीं पड़ेगा, डी दे रखा है ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा और जलने लगेगा। तो जब ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाती है तो उसमें क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा और ट्रांसफार्मर क्या होगा? जल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों में प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स के खालिस्तान होता है, से अधिक, से कम, के बराबर, या तो ये या बी? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों में प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रांसफार्मर की करोड़ में प्रवाह इसको भौतिक रूप से विस्तारित करता है और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के साथ थोड़ा संकुचित करता है। इस प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। चलिए एक बार और देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर की करोड़ में प्रवाह इसको भौतिक रूप से विस्तारित करता है। क्या करता है? फिजिकली रूप से विस्तारित करता है और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के साथ थोड़ा संकुचित करता है। तो इस प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन इधर का चुंबकीय विरूपण, बी इधर का जूल प्रभाव, सी इधर का विद्युत अपघटन, डी इधर का चुंबकीय प्रेरण। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय विरूपण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिणामित्रों का नियमित परीक्षण नहीं है? इनमें से परिणामित्रों का अर्थात ट्रांसफार्मरों का नियमित परीक्षण कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन इधर का करोड़ रोधन उल्टता परीक्षण, बी इधर का प्रतिबाधा परीक्षण, सी इधर का रेडियो व्यतिकरण परीक्षण, डी इधर का निरंतरता परीक्षण। तो इनमें से ट्रांसफार्मरों का नियमित परीक्षण कौन सा नहीं है? नहीं को बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो व्यतिकरण परीक्षण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है परिणामित्र के लिए स्वासी में प्रयुक्त रसायन में खालिस्तान की गुणवत्ता होनी चाहिए। जो स्वासी होता है उसमें प्रयुक्त रसायन कौन सा होना चाहिए? उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा वायु को आर्द्रता प्रदान करना, बी दे रखा परिणामित्र तेल को शीतलन, सी दे रखा अवशोषी आर्द्रता, डी दे रखा आयनीकृत वायु। तो उसकी गुणवत्ता बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशोषी आर्द्रता। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर की प्रेरित प्रतिक्रिया किस पर निर्भर करती है? विद्युत प्रभावन बल पर, चुंबकीय मोटर बल पर, रिसाव प्रभाव पर, या मुख्य प्रभाव पर? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाव प्रभाव पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल खालिस्तान से मुक्त होना चाहिए, किससे मुक्त होना चाहिए? गंध से, गैस से, गंधक से या नमी से? तो किससे मुक्त होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर तेल हमेशा नमी से मुक्त होना चाहिए। किससे मुक्त होना चाहिए? नमी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए दे रखा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, सेल्फ इंडक्शन पर, विद्युत स्थैतिक प्रभाव पर या तापन प्रभाव पर। तो ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। किस पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर सक्रिय मोड में मूल हानि को किस रूप में दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है श्रृंखला प्रतिरोध, बी दे रखा है श्रृंखला अधिष्ठापन, सी दे रखा है शंट प्रतिरोध, डी दे रखा है शंट अधिष्ठापन। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शंट प्रतिरोध। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, ट्रांसफार्मर पर लघु परिपथ परीक्षण के दौरान लो हानि नगण्य होती है क्योंकि? इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दे रखा, द्वितीय पक्ष पर विद्युत धारा नगण्य होती है, बी दे रखा द्वितीय पक्ष पर वोल्टेज परिवर्तित नहीं होता है, सी दे रखा है प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है, डी दे रखा है परिणामित्र को पूर्ण बार विद्युत धारा की आपूर्ति नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ट्रांसफार्मर पर लघु परिपथ परीक्षण के दौरान लो हानि नगण्य होती है। क्या कारण है इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परिणामित्र के स्वास्थ्य में प्रयुक्त रसायन होता है, उसमें प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? एस्बेस्टस फाइबर, सिलिका रेत, सोडियम क्लोराइड या सिलिका जेल। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका जेल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन से परीक्षणों को दो समान परिणामित्रों की आवश्यकता होती है? इनमें से कौन सा परीक्षण है जिसमें दो समान ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए दे रखा बैक टू बैक परीक्षण, बी दे रखा खुला परिपथ परीक्षण, सी दे रखा लघु परिपथ परीक्षण, डी दे रखा है ये वह भी दोनों। तो किसमें दो समान ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता होती है? किस परीक्षण में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक टू बैक परीक्षण में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? परिणामित्र में स्लेजिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है? तेल में उपस्थित नमी, टंकी के अंदर उपस्थित धूल कण, यह कण है मिसप्रिंट के कारण है, सीधे रेखा तेल का ऑक्सीकरण, डी दे रखा तेल का वाष्पीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल का ऑक्सीकरण। ट्रांसफार्मर में स्लेजिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है? तेल का ऑक्सीकरण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डेल्टा स्टार संयोजन के निम्न में से क्या लाभ है? डेल्टा स्टार संयोजन है तो उसके लाभ क्या है? ऑप्शन ए दे रखा द्वितीयक वोल्टता का कोई विरूपण नहीं होता है, बी दे रखा दीर्घ असंतुलित भार को संभालता है, सी दे रखा है 3 फेज 4 तार प्रणाली को प्रस्तुत करता है, डी दे रखा है प्राथमिक पक्ष अनुप्रस्थ काट कम आवश्यकता होता है, ई दे रखा उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? स्टार डेल्टा स्टार संयोजन में किस कौन से लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा 3 कला ट्रांसफार्मर के डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टता के सापेक्ष द्वितीयक लाइन वोल्टता होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री लीडिंग, 30 डिग्री लैगिंग, 60 डिग्री लीडिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री लीडिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा संतुलित परिचालन के लिए टीजर ट्रांसफार्मर को खालिस्तान फेरे अनुपात की आवश्यकता होती है 2:1, 1:1, 0.866 अनुपात 1, डी दे रखा 1.414 अनुपात 1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? संतुलित परिचालन के लिए टीजर ट्रांसफार्मर को कितने फेरों की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.866 अनुपात 1। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार उल्टता खालिस्तान द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी होती है? चुंबकीय रूप से, विद्युतीय रूप से, ये वो भी दोनों या सीधे? तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग किस प्रकार से जुड़ी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर में चुंबकीय रूप से भी व विद्युतीय रूप से भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निर्माता आमतौर पर करंट रेटिंग खालिस्तान स्पेसिफाई करता है केवल सेकेंडरी वाइंडिंग में, केवल प्राइमरी वाइंडिंग में, टेप चेंजर में या ट्रांसफार्मर कोर में? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? निर्माता आमतौर पर करंट रेटिंग किसमें स्पेसिफाई करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सेकेंडरी वाइंडिंग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।